मुंबई के अस्पताल में लगी भीषण आग पर अपडेट्स लेकर आपके पास लगातार आते रहेंगे, लेकिन अब नेशन नाउ में आज हम देश के शेल्टर होम्स की बदहाली और उसमें रहने वाले महिलाओं की दयनीय हालत का एक और सबूत आपको देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक जांच के मुताबिक देश के 4 बड़े राज्यों में स्थित 26 में से 25 शेल्टर होम्स में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये शेल्टर होम्स यूपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थित है। जांच में ये पाया गया कि इन शेल्टर होम्स में रहने वाली औरतें बदतर हालतों में जीने को मजबूर है। कई शेल्टर होम्स को तो नियमों को ताक पर रखकर उनसे वर्किंग विमेन हॉस्टल बना दिया गया है। यही नहीं, मानसिक रोग से पीड़ित महिलाओं के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। ऐसे में हमारे सवाल है कि क्या बेसहारा औरतों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है? शेल्टर होम्स में खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स में लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई भी भूला नहीं है, पर क्या इससे भी कोई सबक नहीं लिया गया? सभी सवालों के जवाब जानेंगे अपने पैनल से। चलिए मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट से। भास्कर घोष है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे। योगिता बयाना सोशल एक्टिविस्ट है। चारूवाली खन्ना जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की और पूर्व मेंबर रह चुकी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की। और डॉक्टर सिल्विया कारपगम जो जुड़ रही है बेंगलुरु से, वो डॉक्टर है और एक एक्टिविस्ट भी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी योगिता बहना से। योगिता, ये जो स्कीम था जहाँ पर ये शेल्टर होम्स बनाए गए थे, स्वाधार स्कीम जिसे कहा जाता है, स्वाधार गृह स्कीम सरकार लेकर आई थी 2015 में, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो स्कीम आने के बाद एनजीओज को ये एक तरीके से बागडोर संभालने का जो जिम्मा है वो देने के बाद यहाँ पर किसी ने मॉनिटरिंग नहीं की? मॉनिटरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है और हमने ये देखा है मुजफ्फरपुर में भी मॉनिटरिंग ही मिसिंग है। आप एनजीओज के बिना काम नहीं कर सकते, विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि सरकारें पूरी तरह से सक्षम नहीं है खुद से ऐसे शेल्टर होम्स को चलाने के लिए, तो वो आउटसोर्स करते हैं एनजीओज को और गैर सरकारी संस्थाओं को चलाने के लिए। पर मॉनिटरिंग तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर आप एनजीओज को मनमानी करने देंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिस तरह की हॉरर स्टोरीज हम सुनते हैं, शोषण हो रहा है बच्चों का, या शोषण तो बहुत बड़ी चीज है, वहां पे खाना और पूरी तरह से मिलता है नहीं मिलता, न्यूट्रिशन मिलता है नहीं मिलता, साफ सफाई होती है, बहुत सारे पहलू होते हैं। हम एक शोषण के पहलू को नहीं, हम बहुत सारे पहलू को नजर में रखना चाहिए और वो सारे के सारे पहलू आप खुद ही इस रिपोर्ट में समझ रहे हैं कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन होता है। तो डेफिनेटली एक मैकेनिज्म जो मॉनिटरिंग का है बहुत बड़ा गैप है और उसके बिना ये टोटल फेलियर है। आप कितने भी शेल्टर होम्स बना लीजिए, जब तक उसकी मॉनिटरिंग और संचालन में अच्छे से सरकार का दबाव नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। कितने भी नंबर्स आप शेल्टर होम्स की बढ़ा लीजिए, ये सारी चीजें हमेशा ऐसी ही बरकरार रहेंगी। प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी आके हो जाती है, क्योंकि ऐसी जैसे CWC बच्चों के शेल्टर होम में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज को देखना चाहिए, उसी तरह महिलाओं के शेल्टर में महिला आयोग या और जैसी एजेंसीज हैं वो देखती हैं, पर हो नहीं रहा ना। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। सरकारें अभी भी इसको लेके सीरियस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इसमें इंटरवेंशन किया, उसके बावजूद भी इतना बुरा हाल है। मुझे लगता है इनको तो बहुत डर के और अच्छे से ऑपरेट करना चाहिए, पर अभी भी मुजफ्फरपुर के इतने बड़े हादसे के बाद और हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। बहुत शर्म की बात है जी। और यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ 4 स्टेट के ही यहाँ पर जो है एक तरीके से जो शेल्टर होम्स जहाँ पर स्टडी हुआ है, सिर्फ 4-5 राज्यों के शेल्टर होम्स पर ही यहाँ पर स्टडी किया गया है। बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है इसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं है। डॉक्टर सिल्विया कारपगम, क्या आप कर्नाटक में काम करती है, क्या आप इन सभी बातों से आप वाकिफ है? क्या आप मानती है कि ये सब हो रहा है कर्नाटक में भी शेल्टर होम्स में?
तो पहली चीज़ मैं जो बोलना चाहती हूँ कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट 2015 में ही ये इशू हमने रेज़ किए थे। हम कुछ लोग कर्नाटका शेल्टर होम्स विज़िट किए थे और कमीशन को एक रिपोर्ट दिए थे कि बहुत सारी वायलेशंस हो रहे हैं, और कमीशन को हम 3-4 बार गए थे और रिमाइंड भी किए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मीडिया भी इसका कवरेज किया था। बट उसके बाद शायद अब ये जो बोल रहे हैं शायद बहुत चेंजेस नहीं हुए हैं, तो हम दोनों गवर्नमेंट स्टेट होम्स भी विज़िट किए थे, और ये शेल्टर होम्स, उज्ज्वला शेल्टर होम्स जो बोलते हैं, उसको भी विज़िट किए थे। स्टेट होम्स थोड़ा फैसिलिटीज़ बेहतर थे, उज्ज्वला होम्स से ज़्यादा बेहतर थे, बट वो भी बहुत सिल्विया अगर आप हमें ये बताएं, सिल्विया आप चाहे तो इंग्लिश में बात कर सकती है। अगर आप हमें ये बताएं कि जो शेल्टर होम्स आपने विजिट किया था वहां पर क्या खामियां थी, व्हाट वर द वायलेशंस ओवर देयर? So in the Ujjwala homes that we visited, first of all, we spoke to a lot of the district child protection officers and also the child welfare committees. And most of the time, what we realized is the contract goes to private NGOs, which have some influence or some power or some, local relationships with the officials there. And they get these contracts. So even the process of tendering itself, there are a lot of violations. And most of these homes were located within the city limits. They were just small houses that were rented, and they were just like prisons. If you look at it from outside, it looks completely barricaded, it's grilled, and once you enter, it's very dark and dingy. There's absolutely no ventilation, and in fact, in many of the places, there was the number of inmates to, this area was not in keeping with the guidelines. There were violations, there was overcrowding, there was cramping, and most of the staff, first of all, it was severely understaffed. The ratio of inmates to staff was very poor, and most of the staff were not trained. Sometimes they were just young girls who were just, looking for a job, who had no skills or no qualification or no training on how to handle these kind of situations. And if you look at the condition of the women, it's almost like a prison itself. Young girls who have been kept there, many of them from the records that we saw were from a SC/ST background, and some of them were pregnant. Some of them had been kept there because of intercaste conflict. Parents have said she's a minor and they want to separate her from a boy from the other caste. There was a lady who had just delivered, and the baby was lying on the floor. She was lying on the floor. There were 3 or 4 children in some of these homes that we visited, and the kind of Sylvia, माफी चाहती हूँ. I'll come back to you. Let me bring in my other panelists as well. लेकिन सिल्विया जो बता रही है उससे अगर जोड़ने की कोशिश करें तो जो NCW का जो स्टडी आया है उसमें कुछ और बातें बताई गई है. एक तो ये कि जो शेल्टर होम जिनके लिए बने हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बेसहारा अबला औरतों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि उसे वर्किंग वुमन हॉस्टल बना दिया गया है. मेडिकल लीगल एड साइकोथेरेपी नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह का स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है. ड्रग एडिक्ट हो, प्रिजनर हो, जो अबला औरत है, सबको एक ही साथ रखा जा रहा है. मेंटली इल जो औरतें हैं उन्हें भी वहीं उसी फैसिलिटी में रखा जा रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, सफाई बिल्कुल नहीं है इन शेल्टर होम्स में. एक तरीके से जानवरों सा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है. यहाँ पर चारू अली खाना आपसे पूछना चाहूँगी, जिस बात को सिल्विया ने सबसे शुरुआत में सिल्विया ने जो बात कही कि जो NGOs का सिलेक्शन हुआ है उसी में शायद गड़बड़ी है. जिन NGOs को सिलेक्ट किया गया था उनको इसीलिए शायद उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था क्योंकि वो किसी को जानते थे या उनका किसी तरह का दबाव वो बना सकते थे. क्या आपको लगता है कि यही इसकी वजह है?
बिल्कुल ये वजह है और मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहती हूँ महिला आयोग का कि इनने 4 स्टेट्स चुने और इसमें राजनीति से उठ के किया है। बीजेपी नॉन बीजेपी सब स्टेट्स लिए, लेकिन मैं जो ये अभी बात हो रही है कि विशेषज्ञ नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है, सफाई नहीं है, खाना पीना ठीक से नहीं है, मैं एक सवाल ही उठाना चाह रही हूँ। ये स्वधर योजना के शेल्टर होम्स हैं जिनका निरीक्षण किया गया है। अगर आप स्वाधार योजना देखें जो भारत सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, वो देते क्या है? 12,000 देते हैं सुपरिंटेंडेंट को, मेडिकल डायरेक्टर के लिए 6,000। मेरे को बताइए कौन ट्रेन विशेषज्ञ आएगा? और खाने पीने का आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, 130 रुपए पर पर्सन 1 महीने के लिए। मेरे को बताइए, अगर सरकार 130 रुपए दे रही है तो एनजीओ कहाँ से पैसा लाएगा? और जो अभी सिल्विया जी ने बात की कि उनको ऊपर से कोई कांटेक्ट या कुछ ब्राइब देनी पड़ती है, तो फिर बचा क्या? वो जो अगर कोई एनजीओ सही माने से कॉन्ट्रैक्ट लेती भी है और सच्चे दिल से काम करना चाहती है, कैसे करेगी? सरकार जो पैसा दे रही है वो कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये बात सबसे ज़्यादा महिलाओं की रिपोर्ट में आनी चाहिए कि जिस काम के लिए आप कर रहे हैं और उसके लिए आप पैसे नहीं दे रहे, दूसरे को भिखारी बना रहे हो, तो वो कैसे वो काम करेगा? एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि जो किसी तरह से मानसिक या विकलांग लोग थे उनको नॉर्मल पर्सन्स के संग डाला गया है। आई थिंक व्हाई नॉट? आई मीन लेट्स बी सेंसिटिव, कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए। हम एक इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, हम यहाँ दिव्यांग की बात कर रहे हैं, हम एक्सेस, तो अगर कोई किसी के संग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो ये आप हॉस्टल की बात कह रहे हैं कि वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, देखिए ये जगह मैक्सिमम 5 साल के लिए एक महिला जो डेस्टिट्यूट है, जो घर से निकाली गई है या वो उसके लिए है, लेकिन एक उसके लिए एक सुरक्षित स्थान तो है जहाँ रह सकती है। अगर वो काम करेगी, कल वो सड़क पे जाएगी, वही उसकी हालत होगी। तो अगर ये नेचुरल सी, मैं डिफेंड नहीं कर रही, बट मैं कह रही हूँ एक स्वाभाविक सी बात है। आप 5 साल जहाँ रहे हो आप वहीं रहना चाहोगे क्योंकि कोई और आपको लेने को तैयार नहीं है, या स्टेट्स उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल्स बनाए। जी चारू वाली खाना, चारू यहाँ पर आपको बता दूं, चारू आपने अपनी चारू यहाँ पर आपको बता दूं कि ये दरअसल ये रिपोर्ट से ही मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, और ये रिपोर्ट में इसीलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि जो महिलाएं वहां पाई गई थी वो उन महिलाओं के माता पिता थे, उन महिलाओं का फैमिली था, यहाँ तक कि कुछ केसेस में महिलाओं का जो परिवार था वो उसी बिल्डिंग के बाहर, उसी बिल्डिंग से लगे हुए दूसरे घरों में रह रहे थे, मकानों में रह रहे थे, जिसका मतलब ये है कि वो डेस्टिट्यूट नहीं है, अबला नहीं है। और क्योंकि ये स्कीम अबला नारियों के लिए बनाया गया था, बेसहारा नारियों के लिए बनाया गया था, इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन जो बाकी जो दूसरे आपने जो मुद्दे उठाए थे उसे लेकर भास्कर घोष के पास चलते हैं। भास्कर घोष, ये बताइए, सीधा सवाल है आपसे, क्या ये सिर्फ कागजी स्कीम है कि क्या सरकार इसे लेकर सीरियस है? मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूं। ये जो स्वधार गृह जो प्रकल्प, जो स्कीम चालू गया है 2015 में, स्कीम का 3 हिस्से हैं। एक तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपने पहले बोल चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिलेक्शन ऑफ द एनजीओ। अगर आप क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एनजीओ जाएं तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, आप भी जानते हैं। मैं 2 क्राइटेरिया के ऊपर बहुत यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो है दे शुड बी फिनेंशियली साउंड एंड दे शुड कैनॉट वर्क ऑन अ प्रॉफिट बेसिस। यानी सिलेक्शन ऑफ एनजीओ इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर हियर। सिलेक्शन ऑफ एनजीओ यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, और आफ्टर डूइंग द सिलेक्शन दे यूज टू communicate to the central governments, the Ministry of Women and Child Welfare, and accordingly under the scheme they used to provide the fund. So point number 1 is that the central government has obligations of providing the fund as per accepted in that particular scheme.
बट टॉप ऑफ दैट द एनजीओ, आज जो भी आपकी एलिगेशंस आ रहे हैं, मोस्टली नॉट रिलेटिंग टू एनी फाइनेंशियल problems. It is administration problems. It is the problems of monitoring problems. The administration is basically to be done by the NGOs. Now, यहाँ पे NGO अगर profoundly and financially sound NGO नहीं होते हैं, तो आप अभी जो मेरा पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इतना कम पैसा में कैसे चलेगा, ये कम पैसे मतलब this is not a 100% government funded project. It is basically a project jointly funded by central state government, and also the NGO has got some financial responsibility. Now the selection of NGOs में अगर ऐसा कोई लक्यूना रहा और वो NGO जाके undertake करता है for running of the homes, and then the problem is bound to occur. Number one. Number two, administration. That means the target beneficiary, जो भी target beneficiaries, the destitutes and all, so that has also been compromised heavily. So altogether, the findings are very clear that because of the failure of the local government as well as the NGOs who are selected by the local government in territories, is the whole problems are lying, not because of central, not because of any policy paralysis or the policy lacunas. ठीक है, पॉलिसी लकूना नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, मानते हैं बात। ये बताइए कि 2015 में ये स्कीम शुरू हुई, हम 2018 के दिसंबर महीने में है, यानी स्कीम 3 साल चल चुकी है। 3 साल के दौरान केंद्र सरकार के तरफ से कितने बार इन 500 शेल्टर होम या स्वाधार गृह का इंस्पेक्शन हुआ है? देखिए, पहले बात तो की है कि ये कविता जी, ये इंस्पेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ये जुरिडिक्शन है, इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग में रखना या सेंट्रल और इसको इंस्पेक्शन करना। NCW इज ऑटोनोमस बॉडी, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है। NCW हैज टेकन एन इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ ओनली 25 होम्स, बाकी 500 होम का अभी करने बाकी है। तो 26 होम्स के अंदर 25 होम्स, and out of 4 states have been chosen, 3 states are non-BJP states, 1 state is a BJP ruled state, that is Uttar Pradesh, that is Deoria affairs. So the state governments is fully responsible for selection of NGOs and the monitoring of the respective, because the selection of NGOs is माफी चाहती हूँ आपको टोकने के लिए। ये आपके वेबसाइट से हमने निकाला है और उसमें साफ लिखा है कि ये जो स्कीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, 3 लेवल पर इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। और जो सेंट्रल लेवल पर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट शैल रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ स्वाधार गृह at regular intervals with state governments and UT administrators. Projects will be inspected by officers of the Ministry of the WCD, and ये भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री को एक वेबसाइट बनाना है, एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करनी है। चारू ये बताइए, क्या इनमें से कोई भी चीज किया गया है? वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे देश की यही समस्या है कि सारे मैकेनिज्म्स हैं लेकिन कोई कानून को पालन करने को तैयार ही नहीं है। जब एक मॉनिटरिज्म मैकेनिज्म है उसको क्यों नहीं नाइदर सेंटर ने किया, केंद्र नाइदर राज्य ने किया, नाइदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इसीलिए ये सारी खमियां निकल रही हैं। और अगर ये प्रॉपर मॉनिटरिंग होता और ट्रांसपेरेंसी के लिए जैसे स्कीम बनाई गई है कि उसको प्रॉपर इंटरनेट पे आता तो सबको पता होता है क्या है। एक डर होता है एनजीओ का, एक डर रहता है कि हम सही तरह से काम करें, लेकिन वो डर है ही नहीं क्योंकि कोई चारू जी, आप जो कह रहे हैं कि एनजीओज को अगर मॉनिटरिंग नहीं किया जाए, उनमें डर पैदा नहीं किया जाए तो लोग काम नहीं करेंगे, ये कैसे सवाल, ये कैसे आपकी कि एनजीओज को भास्कर घोष, मतलब वो अपना भास्कर घोष मैं आपको समझाती हूँ, भास्कर घोष मैं आपको समझाती हूँ कि चारू क्या कहना चाह रही है। चारू ये कहना चाह रही है कि इस महज एक चेक पर सिग्नेचर करने से जो है आपका काम और आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपको ये भी देखना होगा कि जो पैसे आप दे रहे उसका खर्च किस तरह किया जा रहा है। योगिता बहना, ये बताइए, स्वाधार गृह जो है वो देश भर में मौजूद है, 500 ऐसे स्वाधार गृह बनाए गए हैं।
बहुत दूर नहीं जाते, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, वहां के स्वाधार गृह का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है तन्वी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डे टू डे डील करते हैं, हमें मालूम है कि इतना फिल्थ है। और सही बताएं तो बिल्कुल एसओपी फॉलो नहीं की जाती है, कहाँ से कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन सी लेडी को कहाँ रखना है, पुलिस वालों को तक नहीं पता कि कैसे शेल्टर होम्स के साथ चलना है। आप अभी मुझे कोई अबेंडेंड वुमेन मिल जाए, मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है उसको शेल्टर होम में रखवाने के लिए, खुद पर्सनली कॉल करने पड़ते हैं। देयर इज नो एसओपी विच इज फॉलोड। पुलिस वालों को नहीं पता करना क्या है, अपनी पर्सनल पीआर लगाकर आपको रखवाना पड़ता है। तो इस तरह से तो ये चल रहा है, लाला जी स्टाइल में चलता है बिल्कुल दिल्ली का शेल्टर होम्स, जहां पर आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, कहां पे जुगाड़ लगाना पड़ता है, और उसके बाद भी कहां सेफ्टी है, कहां पे क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। आप एक भी बात बताइए, एक भी शेल्टर होम में इंस्पेक्शन अगर मान लो सो कॉल्ड इंस्पेक्शन होती भी है, कभी कोई एक्शन लिया गया है किसी सुधार गृह पे? आज एक एक्शन प्लान दिखा दीजिए, जो मुजफ्फरपुर में हुआ दिल्ली या कहीं पे भी ऐसे बता, इसका मतलब 100% सब अच्छे से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो कम से कम कोई उदाहरण तो दीजिए, कोई किसी पे एक्शन तो लीजिए, किसी को सस्पेंड तो कीजिए, कोई तो एग्जाम्पल सेट कीजिए ना। तो आपको दिखा कभी कोई? ऐसा हुआ ही नहीं है। और बिल्कुल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा नहीं है, कुछ शेल्टर होम्स अच्छे भी चलते हैं, बट 99% शेल्टर होम्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई ना कोई वायलेशन जरूर है जी। ये तो आपको बिल्कुल हम आज बता रहे हैं यहाँ पर जी। सिल्विया, you had raised issues against shelter homes in Karnataka. You had written to the State Women's Commission, is what you just told us some time back. ये बताइए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद क्या कोई एक्शन लिया गया? Yes. So when we first went and gave the report, they said they would take an action and they registered the case. And when we went back again in 1 month's time, they couldn't find the file. And they had absolutely no record that it had been submitted. In fact, we had the acknowledgement and we showed them the date also of the acknowledgement. We met with the chairperson and she said, yes, we'll take action. And she said, we will constitute an inquiry committee and all of you can be a part of it as, civil society. But then nothing happened, and then this has been going on again. I think about 7 or 8 months back, we again raised the issue, and this has been going on. But as far as we know, that the Women's Commission has, at the state level, has responded very poorly to this issue. भास्कर घोष, यहाँ पर स्टेट जो कमीशन है, जो राज्य के में जो आयोग है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आयोग को मौके पर चेकिंग करना पड़ता है, वो नहीं करते हैं। बेसिकली एक स्कीम बनाई गई है जो सिर्फ कागज पर है, लेकिन वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं जो स्कीम से पैसे भी बना रहे हैं। एक्चुअली आपको अगर मॉनिटरिंग एट द सेंट्रल लेवल ये आप देखें कि whenever felt necessary the project will be inspected by officers of ministry. Further the ministry will explore the possibility of putting a place of web based. तो ये मिनिस्ट्री तब ये इंटरवीन करते हैं जब स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज इंफॉर्मेशन दे मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री उसके ऊपर ये कार्रवाई करती है। जो मेरा फेलो पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है, डेफिनेटली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। भास्कर घोष, इट इज नॉट अनफॉर्चुनेट, इट इज नॉट अनफॉर्चुनेट। आप इन औरतों को भूल गए। बात दरअसल ये है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जो हुआ था वो हर अखबार में छपी थी। एक सेकंड भास्कर घोष, हर अखबार में छपी थी, हर चैनल पर उस पर चर्चा हुआ था। देवरिया का बात सामने आया, ऐसे कई ऐसे मुद्दे सामने आए। सिर्फ देवरिया के ऊपर एक्शन, एक सेकंड, सिर्फ बिहार में जो टिस की रिपोर्ट निकली थी, सारे शेल्टर होम्स जिसे स्टडी किए गए थे, उसके बाद वो रिपोर्ट वहां पर धूल खाते हुए बैठी हुई है। ये बताइए, और कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है केंद्र सरकार को? आपने जब स्टडी कराया, सिर्फ 25 शेल्टर होम्स की स्टडी क्यों कराई? आपने ये क्यों नहीं कहा कि सारे जो 500 चल रही है, नहीं 500 की स्टडी चल रही है, कितना वक्त लगेगा भास्कर घोष? दैट इज अंडर, क्योंकि इन औरतों के पास वक्त नहीं है, इन औरतों के पास वक्त नहीं है। गवर्नमेंट को कह रहे हैं जो एनजीओज ये ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? भास्कर घोष,
एनजीओ जो ऑपरेट कर भास्कर रहे हैं घोष, प्राइमरीली आप ही ने सर दिया है चलाने कार्रवाई के लिए, आपको आपका करनी है तो कि फर्ज टीवी बनता है, चैनल्स को आपने करनी कैसे दे पड़ेगी? दिया? कार्रवाई हमें आपने करनी ही पड़ेगी? choose किया। नहीं, मैं आप टीवी चैनल्स को मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने मैं choose कह रहा हूँ किया कि ना। इनके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो आप government स्टेट is the first गवर्नमेंट को बुलाकर monitoring लताड़ क्यों नहीं रहे? agency to भास्कर it. घोष, आपके कितने स्टेट्स में गवर्नमेंट है बताइए? हमारे स्टेट में जो 4 अभी है उसमें सिर्फ एक ही स्टेट में मेरा गवर्नमेंट है, बाकी 3 में स्टेट में आपने मेरा सिर्फ government चार नहीं है। आपने सिर्फ बंगाल चार में स्टेट्स में बंगाल में भास्कर घोष आपने सिर्फ 4 स्टेट्स में आपने जाके ये सर्वे कराया। मैं देश के सारे स्टेट्स की बात कर रही हूँ। सारे स्टेट्स में सर्वे क्यों नहीं हुआ है? सारे स्टेट तो गवर्नमेंट से वो आपने रिपोर्ट आ जाने एक्शन दीजिए, टेकन उसके रिपोर्ट बाद क्यों नहीं कार्रवाई मांगी किया है? जाएगा। यानी आप नहीं, इसमें वो और तो सर्वे हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन जरूर। तो तन्वी, नहीं, इनका कहने का जरूर लिया मतलब ये जाएगा, है जरूर लिया जाएगा। भास्कर घोष सर इनका आपका कहने जी, का मतलब जी। ये है कि अगर वायलेशन है पर वो बीजेपी स्टेट रन नहीं है तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई आपका कोई योगिता बहना, रिस्पांसिबिलिटी नहीं योगिता बनता, बहना क्योंकि वो basically- दूसरी सरकार जी, है तो भी आप योगिता बिल्कुल बहना भी लेना है, इंटरवेंशन नहीं थ्रू स्टेट करेंगे। गवर्नमेंट लेना है। योगिता बहना, जो भी भास्कर एक्शन लेना है घोष, थ्रू स्टेट गवर्नमेंट भास्कर लेना है घोष, मुझे। इनकी अफसर प्राथमिकता मेरे नहीं पास- है, किसी भी जी। राजनीतिक दल की प्राथमिकता नहीं है महिलाएं। जी, और इसी मैं बात कह रही को हूँ, लेकर किसी मैं इस चर्चा को राजनीतिक खत्म ऐसा करना बात नहीं है, मेरा- चाहूंगी। प्राथमिकता नहीं भास्कर है। घोष, Presently, मेरे पास मेरा वक्त बिल्कुल government नहीं में- बचा है, लेकिन अगर जिस तरह चारू बता रही थी, अगर आपकी प्राथमिकता महिलाएं थी, तब जिस दिन मुजफ्फरपुर की खबर पेपर अखबारों में आई, टीवी चैनल्स पर आई, उसी दिन आप पूरे शेल्टर होम सिस्टम का एक ओवरहॉल मांगते, रिपोर्ट मांगते, और अब तक वो हो जाता। 5 स्टेट में 25 शेल्टर होम का स्टडी करवाने में आपको 45 दिन लग गए। 500 शेल्टर होम का स्टडी करवाने में आपको कितना वक्त लगेगा ये हमें पता नहीं, ये हम अंदाजा भी नहीं लगाना चाहते। लेकिन हाँ, ये एक बात आपको जरूर कह देते हैं कि इन 500 शेल्टर होम से रहने वाले महिलाओं के पास उतना वक्त शायद नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।